करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ वी मल्टीप्लाई, थर्ड पॉइंट लिखो, इफ वी मल्टीप्लाई सम कांस्टेंट नंबर k in each terms of an AP, then new series will also be an AP। अब देखो इस पॉइंट का क्या मतलब, एक बार देख लेते हैं। मान लो कोई भी आपको एपी दे रखी है, मैं एक जनरल एपी ले लेता हूँ, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे कोई भी आपको एपी दे रखी है, ठीक है। अगर आप, हाँ ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। अगर मैं इसके हर एक टर्म में के से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो नई सीरीज मिलेगी वो भी मेरे को एपी में मिलेगी। देखो कैसे मिल सकती है, अगर मैं के से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ए के, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस डी इंटू के, ये हो जाएगा ए प्लस 2d इंटू के, ये ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। अब अगर ये सीरीज एपी में या नहीं, उसका कैसे पता लगाएंगे, कॉमन डिफरेंस है। एपी का यही तो खास बात होती है ना कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो हम पहले T2 माइनस T1 करते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी इंटू के माइनस ए के। देखते हैं कॉमन डिफरेंस कितना रहा है। हाँ, नीट का अटेंडेंस शीट कोई बेंच पे चेक करो, नीट का अटेंडेंस शीट है क्या 27 बैच का नहीं है। चलो पढ़ लेते हैं आगे ना। चलो तो ये डी निकाल रहे थे ना हम, ए प्लस डी इंटू के माइनस ए के। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, ए के ऊपर करना है थोड़ा सा, दिख रहा है अभी, हाँ ए इंटू के हो गया और ये हो गया डी इंटू के माइनस ए के से ए के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो कॉमन डिफरेंस, इसको सी डी लिखते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस को, वो मेरे पास में देखो कितना आ रहा है, डी इंटू के आ रहा है, ठीक है। अब एक बार चेक करने के लिए मैं T3 माइनस T2 भी कर लेता हूँ, अगर वो भी सेम आ गया तो इसका मतलब एपी में है। तो देखो T3 मेरे पास में क्या दे रखा है, ए प्लस 2d इंटू के माइनस ए प्लस डी इंटू के, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए के, थोड़ा फास्ट सॉल्व करना सिखाऊं, के को मैं ले लो दोनों में से, देखो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस 2d माइनस ए माइनस डी बचेगा। देखो प्लस ए से माइनस ए कैंसिल, 2d में से डी गया तो डी इंटू के, तो कॉमन डिफरेंस वापस से डी क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब जो नई सीरीज है वो क्या है, एपी में है। अच्छा एक लाइन और लिखनी थी आपको इसमें, इफ यू मल्टीप्लाई देन न्यू सीरीज विल आल्सो बी इन एपी विथ के टाइम्स द ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस, ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस। तो जो ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस था वो के टाइम्स हो गया अभी, है ना। पहले जो कॉमन डिफरेंस डी था वो अभी डी इंटू के हो गया, डी के हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट क्लास में जो पॉइंट बढ़ा था वो उसमें शायद हमने के को ऐड किया था, इसमें के को मल्टीप्लाई किया है। के ऐड होने से कॉमन डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आया था, कॉमन डिफरेंस स्टिल सेम था, बट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन डिफरेंस के टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट है क्या, फोर्थ पॉइंट है, लिखो फोर्थ पॉइंट, इफ वी ऐड two APs then new series will also be an AP with common difference as
सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ टू एपीज। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर किसी का छूट गया हो तो। अच्छा, आपको थोड़ा कट रहा है क्या? अभी दिखा? थोड़ा इसमें दिक्कत हो गया मेरे ख्याल से। एक मिनट रुक जाओ। कुछ हो रहा है क्या? देखना मूवमेंट। ऐसे अगर मैं थोड़ा जूम करता हूँ, इतना आपको दिख रहा है? अभी कट रहा है ना? अभी बताओ, अभी दिख गया पूरा स्क्रीन? मैं भी दिख गया? अभी देखो, अभी दिख रहा है ना पूरा एकदम? चलो, ये पूरी स्क्रीन दिख रही है अभी? ठीक है, तो जूम हो रखा था शायद। तो ये वाला पॉइंट लिख लिया सभी ने। इफ वी ऐड टू एपीज देन न्यू सीरीज विल आल्सो बी एन एपी विद कॉमन डिफरेंस है सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ टू एपीज। इसका देखो मतलब क्या है। मान लो आपको एक एपी दे रखी है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इस तरीके से, ठीक है। और एक दूसरी आपको ए भी दे रखी है जो कि एक दूसरी एपी है, इसलिए मैंने कैपिटल ए से इसको डिनोट किया है। और फिर कॉमन डिफरेंस को भी मैं कैपिटल डी से डिनोट करता हूँ। तो ये मेरी दूसरी एपी आ गई, ए प्लस कैपिटल टू इंटू डी, इस टाइप से, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर मैं दोनों एपीज को ऐड कर दूं तो जो नई सीरीज बनेगी वो भी मेरी एपी में बनेगी। एक बार मैं ऐड कर लेता हूं, तो ए प्लस कैपिटल ए हो गया, ये स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए प्लस स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी हो गया दूसरा टर्म। तीसरा टर्म हो जाएगा स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए, कॉमन आएगा, दिस इज टू डी प्लस टू इंटू कैपिटल डी। इस तरीके से चल जाएगी नई एपी। ये भी एपी में है। अब ये पता कैसे चलेगा? देखो, हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। पीरियड कर लेते हैं। देखो, T2 माइनस T1 निकालते हैं। T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए प्लस स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी माइनस स्मॉल ए, और माइनस का कैपिटल ए भी होगा। जब माइनस करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा ना। माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, कैपिटल ए प्लस ए से माइनस कैपिटल ए कैंसिल। तो मेरे पास में कॉमन डिफरेंस देखो कितना आ गया, स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी। वेरीफाई करने के लिए हम T3 माइनस T2 भी निकाल लेते हैं। T3 माइनस T2, तो T3 मेरे पास में रखा है स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए प्लस स्मॉल टू डी प्लस टू इंटू कैपिटल डी माइनस, जब माइनस करेंगे तो सारे टर्म्स माइनस में आ जाएंगे। माइनस ए माइनस कैपिटल ए माइनस डी माइनस कैपिटल डी, माइनस ए से स्मॉल प्लस ए कैंसिल, कैपिटल प्लस ए से माइनस कैपिटल ए कैंसिल, टू डी से डी गया तो डी बचा, टू कैपिटल डी से माइनस कैपिटल डी गया तो प्लस का डी बचा। तो कॉमन डिफरेंस वापस सेम आ गया। इसका मतलब जो नई सीरीज है वो भी एपी में है, और जो नया कॉमन डिफरेंस है वो दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस का सम है। समझ में आ गया आपको? ये लिखना चाहो तो लिख लो। अच्छा, पहले का भी बाकी है आपका? ओहो, बताना चाहिए था। चलो लिख लो जल्दी से। मैं सोच रहा हूँ कल से एक स्टैंड लेके फ़ोन वहाँ पे रख के फेस रिकॉर्ड करें, अच्छे से रिकॉर्ड होगा। करना है क्या? अभी फेस इसमें अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, 10 सर जैसे नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। कौन कौन? सिद्धार्थ सर जो है वो वहाँ पे रखते हैं, तो प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हैं क्लास का, बोर्ड पे पढ़ाते हैं। वो स्मार्ट बोर्ड रहता है। हाँ, डिजिटल बोर्ड।
वो एक है ना, एक क्लास में है डिजिटल बोर्ड। ठीक है, कर लो जल्दी से। समझ में तो आ रहा है ना आपको? मेन चीज़ वही, रिकॉर्डिंग वगैरह का तो क्या है, ऊपर करना है। हाँ नीचे के जो है ना वो सब भी हटते हैं। अच्छा ये ये नहीं हट पाता, ये इसलिए नहीं हट पाता क्योंकि फिर ये फेस नहीं दिखेगा ऐसा, फुल डिस्प्ले नहीं करता मैं। ऊपर करना है क्या? लिख क्यों नहीं रहा? और ऊपर करना है? फोटो लेके जाके लिख दूंगा। मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा सा। यूट्यूब पे सर लिख दूंगा। नोट्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे। हाँ नोट्स यूट्यूब पर भी मिल सकते हैं, हम कंटिन्यूस पढ़ाते रहेंगे। हाँ सर। नहीं पर ऐसे मज़ा नहीं आएगा, हमारे रिवीजन होते हैं। आप फिर अच्छे से सीख नहीं पाओगे। कंटिन्यूस पढ़ाएंगे ना। हाँ हाँ, एक मिनट। दिख रहा है ना अभी अच्छे से? बातें नहीं हर्षित, बातें नहीं। ये हर्षित बहुत बात करता है। चलो आगे बढ़ाएं। स्टिल सारे बच्चे कमेंट नहीं करते, सारे बच्चे कमेंट करें तो एक अलग मजा है। सारे बच्चे क्यों नहीं करते? सारे बच्चे करें एक एक कमेंट तो भी, इतने सारे बच्चे हैं, शायद तो कमेंट करता ही नहीं है। अच्छा पहले किया था, अभी आज अभी वीडियो डाल दूंगा मैं क्लास के जस्ट बाद ही। आप घर पहुंचोगे उससे पहले वीडियो आ जाएगी, ठीक है? तो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। चलो ग्रुप में डाला था शायद मैंने वीडियो। एक एक कमेंट कर दो सब, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। कोमल का कमेंट नहीं आया, बताओ। कोमल ने कमेंट, लाइक में पता ही नहीं चलता। लाइक भी क्या था? माही का नहीं आया कमेंट, माही वीडियो नहीं देखती घर जाके। अच्छा तुमने कमेंट किया था? चलो कोई नहीं, कोई नहीं, क्या दिक्कत, कमेंट हो जाए बस, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। चलो नेक्स्ट लिखो। हाँ अरे बाकी के क्लास वाले पढ़ाई कम करते हैं, बच्चे कम पढ़ाई करते हैं, आप अच्छे से पढ़ते हो। नेक्स्ट मिनट पढ़ते हैं, आप अच्छे से पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो, इफ odd number of terms, if odd number of terms are to be taken in AP, then take them symmetric around अराउंड के बाद में देखो ये तीन लिखने हैं, इनके अबाउट सिमेट्रिक लेना पड़ेगा आपको हमेशा। a माइनस डी, ए और a प्लस डी, इनके अबाउट सिमेट्रिक लेना पड़ेगा, ठीक है? देखो मतलब मैं समझाता हूँ। मान लो कभी भी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा ना कि मान लो आपको तीन टर्म्स AP में लेने हैं, तो तीन एक ऑड नंबर है कि नहीं है? है। तो जब भी तीन टर्म्स AP में लेने होंगे या फिर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स AP में लेने होंगे तो इसके सिमेट्रिक हमको लेना है, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। जैसे अगर आपसे तीन बोला जा रहा है तो ये तीन ले लेना आप,
ठीक है। जैसे मान लो अगर 3 की बात होगी 3 टर्म्स की, तो कौन कौन से लेने हैं, ये वाले a माइनस डी, ए और a प्लस डी। आपने 10th क्लास में भी सीखा होगा कि अगर 3 टर्म्स ए बी में लेने होंगे तो आप ये वाले लो। ये वाले क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो इससे क्या होता है ना, जब हम सम करेंगे तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ए बचेगा और ए इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब इक्वेशन से रिड्यूस हो जाती है ऐसा लेने से। बट हम सिर्फ 3 तक सीमित नहीं रहेंगे। मान लो अगर आपसे 5 टर्म्स के लिए बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में 5 टर्म्स के लिए, तो इनके अबाउट सिमेट्रिक लेना है। सिमेट्रिक देखो कैसे ले सकते हैं, सुनो सुनो सुनो, सिमेट्रिक लेने से पहले ना मुझे इसका कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस कितना है। देखो कॉमन डिफरेंस डी का आ रहा है, तो सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि एक टर्म आगे ले लो और एक टर्म पीछे ले लो। तो जब एक टर्म आप आगे लोगे तो a प्लस डी के बाद में देखो क्या आ जाएगा, a प्लस 2d आ जाएगा, और ये मेरे पास में a माइनस डी था, एक टर्म पीछे भी लेना है तो ये a माइनस 2d हो जाएगा। इस तरीके से लेना है, ठीक है। मान लो अगर आपको 7 टर्म्स लेने होंगे, 7 टर्म्स, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से a माइनस 3d हो जाएगा, फिर ये a माइनस 2d, फिर a माइनस d, फिर a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। हाँ इवन के लिए आगे पढ़ने वाला है, नहीं पढ़ेंगे इवन के लिए भी, वो नेक्स्ट पॉइंट था, मतलब अभी फिर समझ में आ गया कैसे लेना पड़ेगा, ठीक है। इन 3 के अबाउट सिमेट्रिक लेना है, बात याद रखनी है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पहले ये लिखना चाहते हो ना आप सब, पहले ये लिख लो, उसके बाद में इवन का लिए पढ़ते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, बोलो। हाँ देखो अगर आपको क्वेश्चन जब भी कभी आएगा ना ऐसा कि आपको 3 टर्म्स एपी में लेने हैं, तो आप ये वाले तीन टर्म्स लेना, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ऐसे वाले। देखो आप ऐसे भी ले सकते थे a प्लस डी, a प्लस 2d, बट वैसे अगर लोगे ना तो इक्वेशंस ज़्यादा बनेंगी और सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। अगर आप ऐसे वाले 3 टर्म्स लोगे, देखो ये 3 टर्म्स भी एपी में, आप कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लो, डी आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा अगर आप लोगे और आपको क्या होता है ना, कभी कभी सम ऑफ टर्म्स गिवन होता है कि सम ऑफ 3 टर्म्स इज 24 या कुछ भी गिवन होता है, तो जब आप इन तीनों का सम करोगे तो देखो प्लस डी से माइनस डी कैंसिल आउट हो रहा है, सिर्फ 3 आ रहा है, 3 इक्वल्स टू 24, एक का वैल्यू निकल जाता है जल्दी से, इसलिए ऐसे टर्म्स लोगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब 10th क्लास में भी था 3 टर्म्स वाला, तो कि 3 टर्म्स अगर लेने तो ऐसे लेना चाहिए, बट अगर हम हमारा जो जेई वाला पैटर्न है, जेई में 5 टर्म्स भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं, 11 भी आ सकते हैं, तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो इन तीनों के सिमेट्रिक लेना है। अब इन तीनों के सिमेट्रिक कैसे लेते हैं, एक टर्म आगे ले लो, एक टर्म पीछे ले लो। तो जैसे अगर आपको 3 की जगह 5 टर्म्स लेने हैं, तो देखो a माइनस डी, ए और a प्लस डी तो लेना ही है, फिर एक टर्म आगे क्या हो जाएगा a प्लस 2d और एक टर्म पीछे क्या हो जाएगा a माइनस 2d। अब 5 की जगह मान लो 7 लेने हैं, तो ये 3 तो लेना ही है आपको, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, फिर 2 टर्म्स पीछे और 2 टर्म्स ऐसे, तो टोटल 7, फिर 9 होंगे तो और 2 टर्म्स ऐड कर दो, एक टर्म आगे और एक टर्म पीछे ऐसे। पर इन 3 के सिमेट्रिक ही लेना है हमको, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछा होगा क्वेश्चन में तो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा, बस इसलिए बता रहे हैं। लिख लिया क्या आपने, ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए लिख लो, बाकी है क्या, लिखो। 1-2 का बाकी होगा तो यूट्यूब से देख लेना। चलो लिखने दो उसको, निनाद को लिखने दो भाई। चलो आगे बढ़ जाएं। हाँ नेक्स्ट लिखो, इफ even number of terms are to be taken in AP, then take them symmetric around देखो किसके सिमेट्रिक लेना है आपको, a माइनस डी और a प्लस डी, इसके सिमेट्रिक लेना पड़ेगा आपको। ए नहीं लेना ना, इन दोनों के सिमेट्रिक लेना है। अरे मेरे को ये बताओ कि ये दोनों टर्म्स के एपी में नहीं है क्या, इनका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस बताओ ना कितना आ रहा है।
कॉमन डिफरेंस 2a कहाँ आ रहा है? कॉमन डिफरेंस निकालना नहीं आता आपको? t2 माइनस t1 करो भाई, दिस इज a प्लस डी माइनस a प्लस का d हो जाएगा, माइनस a से प्लस से कैंसिल, दिस इज 2d। तो इनके सिमेट्रिक अगर आपको और टर्म्स लेने, जैसे मान लो 4 टर्म्स की अगर बात, देखो 2 टर्म, देखो इवन नंबर लेने, तो इवन नंबर 0 से तो स्टार्ट होता है वैसे, बट 0 टर्म्स फिर क्या लोगे, 0 तो मिनिमम 2 टर्म्स लोगे ना आप, तो 2 टर्म्स अगर लेंगे तो फिर ये लेंगे a माइनस डी और a प्लस डी। अगर 4 टर्म्स लेना होगा तो देखो इनके अबाउट सिमेट्रिक लेना है। अब सिमेट्रिक देखो कैसे लेते हैं, एक टर्म आगे और एक टर्म पीछे, तो एक टर्म अगला वाला टर्म क्या हो जाएगा? नहीं, a प्लस 2d तो रॉन्ग है, 2d का डिफरेंस होना चाहिए ना। जब इन दोनों टर्म्स में 2d का डिफरेंस है तो इसमें d का डिफरेंस कैसे बना सकते हो आप? फिर a भी थोड़ी रहेगा, तो ये a प्लस 3d होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए? a माइनस 3d होना चाहिए। ये 4 टर्म्स आ गया। अगर आपको मान लो 6 टर्म्स लेने होंगे तो इनके सिमेट्रिक लेना है हमको, a माइनस डी और a प्लस डी के, तो अगला वाला टर्म देखो क्या हो जाएगा? a प्लस 3d, फिर क्या हो जाएगा? a प्लस 5d, और ये क्या हो जाएगा? a माइनस 3d। बहुत बस बस बहुत बढ़िया, इसलिए इसको अलग से पढ़ाया था, वरना इसमें नहीं पढ़ा देते, 3 का 4 नहीं लिख देते। पर अगर देखो अगर हम a लेंगे ऐसे करके और फिर 4 टर्म लिखना चाहोगे तो फिर ये कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा ना d, फिर एक d बच जाएगा, फिर फायदा क्या हुआ ऐसा लेने से? फिर तो हम ऐसे ले लेते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, फिर ये सब लेने का फायदा क्या हुआ? देखो आप ऐसे लोगे, देखो कैंसिल आउट हो रहा है, d हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसलिए लिखवाया था। ऊपर कर दूं बस, बहुत है इतना तुम्हारे लिए। क्या हुआ? क्या हुआ स्वप्निल? ये वाली चीज आपको 10th क्लास में बताई थी? और नंबर ऑफ टर्म्स बताया था बस, और इवन टर्म्स के लिए देख लेना अपने हिसाब से। और के लिए सिर्फ 3 और 3 का क्वेश्चन होगा इसलिए बता दिया होगा 3। 5 की नहीं आएगा अभी। हमने एक जनरल बात कर लिया, 3 की जगह 5, 7, 9, 11 कुछ भी होगा कर लेंगे। फिर तभी आपका एपी चल रहा है, अभी हम जीपी भी पढ़ेंगे, एचपी पढ़ेंगे, ईजीपी पढ़ेंगे। किसका? एचपी का हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जीपी का ज्योमेट्रिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लिया आप सबने? चलो आगे बढ़ लेते हैं। मजा तो आ रहा है ना आपको पढ़ने में? बस मजा आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक लिखो है ना? यस, नेक्स्ट टॉपिक इज, पिंक कलर से लिखते हैं, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन बहुत सिंपल है, शायद आप सबने पहले बचपन में पढ़ा होगा जब आप छोटे थे 10th क्लास में, है ना? पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? मीन पढ़ा आपने? मीन, अरिथमेटिक मीन नहीं पढ़ा ना? उस मीन को अरिथमेटिक मीन पूरा नाम है वो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। मान लो कि आपको 2, 5, 3, 4 है, चलो ये 4 नंबर्स हैं, इनका मीन बता दो। चलो मीन क्या होता है? ऐसे निकालते हैं ना मीन, 2 + 5 + 3 + 4, कितना हो रहा है आंसर? 14/4 आ रहा है क्या? इसको 6 करो, आप बताओ कितना आ रहा है? 4 आंसर आ रहा है ना? ऐसे लॉजिक मत लगाना, कोई यहाँ पे नीचे 4 था इसलिए 4 आ गया, हाँ। ऐसा मत लगाना प्लीज। और मान लो एक और देते हैं आपको,
इसका मीन निकालना है आपको 2 और किसका निकालें 12। इसका बताओ 2 और 12 का थाला थाला फॉर अ रीजन है ना। हाँ नहीं ऐसे निकालते हैं। मतलब फॉर्मूला क्या है, अब ये जो मीन था ना, मीन इसी को अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या अब हम? आप सबको पहले से आता है इसलिए ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे इसको। ये अरिथमेटिक मीन को मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय, यस नंबर ऑफ टर्म्स में लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स या टोटल लिख लेते हैं। चलो महीने बोल दिया है तो अब लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। समझ में आ रहा है ना? तो जितने भी टर्म्स है सबको ऐड करना है, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स करना है। अरे क्या कर रहे हो भाई, फेमस होना है क्या तुमको? कर देंगे फेमस अभी। चलो ये इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं ना। समझ में आ गया क्या अरिथमेटिक मीन? लिख लो इसको ना, इसमें कुछ है नहीं कुछ खास। एक दो एग्जाम्पल लिख लो, फिर हम कुछ अलग क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एपी में क्यों बढ़ा रहे हैं ना, एपी के लिए कुछ अलग तरीके से काम करता है ये, वही हमें सीखना है बस। बाकी अरिथमेटिक मीन तो सबको आता ही है। चलो पढ़ें आगे। क्या हुआ? देखो क्लास में से तो समझा चलो चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, लेट a1, a2, a3 नहीं पॉइंट है, पॉइंट a1, a2, a3, a4 डॉट डॉट डॉट, बीच में a k भी आ गया, फिर डॉट डॉट डॉट, a p भी आ गया, फिर डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में a n आ गया। आर सम नंबर्स वेयर a k is the least number and AP is the greatest number. AP is the greatest number. Then लिख लो अच्छी तरीके से, लिख लिया सभी ने? And AP is the greatest number. Then अब ये जो मेरे पास में नंबर्स बताओ कितने हैं? n नंबर्स हैं। तो इन n नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन होगा क्या वो उसको ऐसे लिखेंगे a1 + a2 + a3 ऐसे करते करते an तक, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। ये जो अर्थमेटिक मीन होता है ना, इस पूरी सीरीज में जो सबसे छोटा नंबर है उससे तो ज़्यादा ही होता है, उसके बराबर भी हो सकता है। एक केस में बराबर होगा जब सारे नंबर्स इक्वल हो। ठीक है, और जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे छोटा नंबर कौन सा था? के ही था ना? हाँ, और जो सबसे बड़ा नंबर है उससे छोटा होता है, उसके बराबर भी हो सकता है जब सारे नंबर्स बराबर होंगे। अब एक एग्जांपल हम लेके देख लेते हैं। आप मुझे कोई भी नंबर्स बताओ, ज़्यादा मत बताना, 3-4 बता दो, उतना बहुत है। जो भी नंबर्स आप बोलोगे बोलो। 7, 8, 9, 10 ले लेते हैं, अंकिता ने बता दिया है 7, 8, 9, 10। ठीक है,
इसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन देखो कितना आ रहा है, 7 + 8 + 9 + 10 डिवाइडेड बाय 4। ये जो अर्थमेटिक मीन है मैं बोल रहा हूँ कि 7 से तो बड़ा ही होगा, मतलब 7 के बराबर हो सकता है बट 7 से बड़ा ही होगा। और जो सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, 10 से छोटा होगा। 10 के बराबर भी हो सकता था बट तब बराबर होता जब चारों नंबर सेम होते। ठीक है, तो अभी इस वाले केस में हम ऐसा लिख सकते हैं। तो एक बार इसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, देखो कितना आ रहा है। 7 और 8 कितना होता है, 15, 15 और 9 होता है 24, 34, 34/4 और लेस देन 10। 34/4 कितना होता है, 4 8 32 होता है, 8.6 के समथिंग कुछ हो रहा है ना। दिस इज 8.6। देखो 7 से बड़ा है कि नहीं और 10 से छोटा है, सेटिस्फाई हो गया। यही बताना चाह रहे थे। और अगर आप चारों नंबर सेम ले लो तो फिर ये इक्वल भी होल्ड करेगा। चलो चारों नंबर एक बार सेम ले लेते हैं, बताओ कौन सा नंबर लेना है। थारा वाला रीजन ले लें, 5 ले लेते हैं। चलो 5 ले लेते हैं। 5 कितनी बार लेना है बताओ। 3 बार बहुत है, नहीं 10 ही लेंगे, 10 बार लेंगे आप। साइलेंट, हाँ ठीक। अरे देखो ऐसे कर सकते हैं ना, 5 को 10 बार लिखने से अच्छा 5 × 10 लिख सकते हैं। डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 10। जो 10 से 10 कैंसिल, 5 आ गया, 5 के बराबर आ गया। बस इजी है, समझ गया। चलो इसको हटा देते ना, ये फालतू एग्जाम्पल है। ये लिख लेते हैं। बोलो बोलो बोलो, कौन सा नहीं समझा बताओ। मतलब मैं ये बता रहा था कि अब हमारी सीरीज में जितने भी नंबर्स होंगे ना, इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो सबसे छोटे नंबर से बड़ा होगा और सबसे बड़े नंबर से छोटा होगा। तो जैसे 7 8 9 10 का अर्थमेटिक मीन मेरे पास में 8.6 के समथिंग कुछ आया। देखो 7 से बड़ा है कि नहीं है, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा था इस वाली सीरीज में, 10। उससे छोटा होना चाहिए, 8.6 छोटा है। बस यही बता रहा था। अगर चारों नंबर सेम हो गए तो अर्थमेटिक मीन इन चारों नंबर्स के बराबर ही आता है। तो जैसे इन्होंने 5 लिया था 10 बार, 5 + 5 + 10 बार लिखने से अच्छा 5 × 10 कर दो। ठीक है, क्योंकि 5 को 10 बार ऐड करोगे तो 50 बन रहा है 5 × 10, और डिवाइड बाय n लिखते हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, वो 10 थे। देखो 10 से 10 कैंसिल, 5 ही तो आंसर आ रहा है, उन नंबर्स के बराबर आ रहा है। इसलिए मैंने बोला कि इक्वल भी हो सकता है बट सारे नंबर सेम होने चाहिए। एकदम बराबर है ना, बस बिल्कुल लिख लो अब आराम से। ऊपर कर दूं, इतना बहुत है, लिख लो। देखो यश की ये बात अच्छी लगी, उसको समझ में नहीं आया, उसने पूछा। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो। ऊपर कर दो थोड़ा सा, नील के लिए थोड़ा सा ऊपर कर देती, नील बहुत है। क्या पूछूं, नहीं विभव के साथ में मस्ती नहीं, विभव अच्छा बच्चा है। विभव हर क्लास में फेमस होता है। विभव बहुत अच्छा बच्चा है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता है। हर्षित मस्ती करता है। तो तुम आज लिखोगे नहीं क्या कुछ भी, क्वेश्चन तो सॉल्व करना कम से कम। अभी क्वेश्चन आने वाले हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही दो आज। अगला वाला जो पॉइंट है ना वो बहुत काम का है। अगला वाला पॉइंट बहुत ज्यादा काम का है, ये मैं वाइवा में पूछने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में। पहले ही बता रहा हूँ, पहले ही बता दिया आपको। जैसे आपकी 10th क्लास में मैम दिखाती थी ना a - d a + d बहुत काम का है, ऐसे अगला वाला पॉइंट बहुत काम का है। काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं उससे। बात एक मिनट बोलो बोलो। पूरन पूरी लाया था मैंने, आपको पता रहता ना, अगर आप तो मैं और लाती। कोई नहीं, कर लेना। सिद्धार्थ सर ने लाया, खत्म हो गया। सिद्धार्थ सर ने खाया, राज भैया ने खाया। रिकॉर्डिंग बाय। बातें तो रिकॉर्ड हो गई हैं, ये वाला कट करना पड़ेगा अब। 19 मिनट में यूट्यूब पे टाइम पे जाएंगे, देखेंगे। चलो ये लिख लिया ना कि सभी ने। नेक्स्ट पॉइंट बहुत काम का है, इसको सीरियसली पढ़ना है। कुछ डाउट आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, पेज ऐड कर लेते हैं। चलो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को एम भी बोल सकते हैं ना, ऑफ नंबर्स टेकन
symmetric from the beginning and from the end of an AP will be constant and will be equal to the middle term of the AP के बाद में एक ब्रैकेट बनाओ और इसमें लिखो इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड। ऐसा अलग कलर से लिखना चाहिए। हाँ, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, उसके बाद में लिखो और अर्थमेटिक मीन ऑफ मिडल टर्म्स फिर वापस से कर ली ब्रैकेट, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन। ठीक है, ये वाला पॉइंट था ना, मैं इसलिए बोल रहा था पॉइंट बहुत काम का है। अब मुझे लगता है कि आपको शायद ये वाला पॉइंट कुछ भी समझ में नहीं आया ना। हाँ, थोड़ा ही समझा बट तुमने भी पूरा नहीं समझा। चलो, पहली बात तो ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको ना। इसमें मेन चीज़ क्या है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो एपी के लिए काम करेगी ना। अर्थमेटिक मीन जैसे हम किसी भी नंबर्स का निकाल सकते हैं, बट ये वाली जो प्रॉपर्टी सिर्फ एपी के लिए काम करने वाली है। नंबर्स अगर आपको एपी में दे रखे होंगे तभी काम करेगी, वरना नहीं करेगी। ये पहला बात क्लियर है सभी को। किसी भी नंबर्स के लिए अप्लाई मत करना, आंसर नहीं आएगा। पहली बात क्या याद रखनी है कि एपी के लिए ही एप्लीकेबल है वाला पॉइंट। अब ये क्या है क्या नहीं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। देखो, जैसे मैंने सबसे पहले ऑड नंबर्स की बात करते हैं। अटेंडेंस लो सर। चलो, सबसे पहले सुनो सब लोग, अभी क्लास में तुम लोग को जो भी बुक्स दिया हुआ है, नेक्स्ट आज जिसने भी लेना है, ठीक है, कल से मुझे सबके पास सबका बुक होना चाहिए। ओके, किसी का भी ऐसा दिखना नहीं चाहिए कि जो बुक नहीं लाए। जो भी सब चेक करेगा वो बुक होना चाहिए सबके पास, ठीक है। रोज चेक करूँगा। सुन लिया ना भाई सबने? बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। सर की बात रिकॉर्ड हो चुकी है। चलो, अब है ना इस वाले पॉइंट को समझते हैं। इसमें क्या है, दो केसेस हैं। पहला केस है इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड। तो पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स ऑड लेते हैं। कोई भी एपी बताओ जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होने चाहिए। तो एपी कोई बताना चाहता है? एपी कुछ तो अच्छी बता दो। चलो 3, 6, 9, नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होने चाहिए। 3, 6, 9, 12 और 15। 5 टर्म्स लेने पड़ेंगे तभी तो ऑड बनेगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप टर्म्स को लेते हो, नंबर्स को लेते हो सिमेट्रिकली फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड, और उनका अर्थमेटिक मीन निकालते हो, तो वो जो मीन है ना वो 9 के बराबर ही आने वाला है, मतलब मिडिल टर्म के बराबर आने वाला है अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो। देखो एक बार क्या बोला गया, मैं वो समझाता हूँ इस वाली लाइन को। अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर्स लिख लेना, टेकन सिमेट्रिक फ्रॉम द बिगिनिंग and from the end of an AP will be constant and will be equal to the middle term of the AP if number of terms is odd। देखो, अगर आप सिमेट्रिकली स्टार्टिंग से और एंडिंग से टर्म्स को लेते हो और उनका अर्थमेटिक मीन निकालते हो तो वो मिडल टर्म के बराबर ही आएगा AP के, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो। जैसे मैंने ये AP लिया है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑड ले लिया। अब आप है ना
स्टार्टिंग से और एंडिंग से कोई भी टर्म ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने स्टार्टिंग से सेकंड नंबर का टर्म ले लिया, तो मुझे एंडिंग से भी सेकंड नंबर का टर्म अगर मैं लूंगा और उसका अर्थमेटिक मीन निकालूंगा उन दो नंबर्स का, तो वो 9 के बराबर आने वाला है, वो मिडिल टर्म के बराबर आने वाला है। देखो मीन निकाल के देख लें, 6 + 12/2 देखो कितना आ रहा है, 18/2 9 होता है। अब जरूरी नहीं कि आपने स्टार्टिंग से सेकंड टर्म लिया था, स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म लेते तो एंडिंग से भी फर्स्ट टर्म लोगे और उसका अर्थमेटिक मीन निकालोगे, वापस 9 आएगा। देखो 3 + 15 / 2 9 आंसर आ रहा है। जरूरी नहीं आप एक एक टर्म लो, आप दो दो टर्म भी ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने 3 और 6 दोनों ले लिया, स्टार्टिंग से दो टर्म लिए तो एंडिंग से भी दो टर्म लेने पड़ेंगे, तो 3 + 6 + 12 + 15 स्टिल देखो आंसर 9 आने वाला है। / 4 करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स मैंने 4 ले लिए। देखो कितना हो जाएगा, 36/4 कितना होता है 9। मिडिल टर्म के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी समझ में आ रहा पॉइंट? ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम इवन लेंगे तो क्या होगा ना, इसी वाली ए बी में ले लेते हैं। चलो अगला टर्म क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, ये हटा देते हैं इनके सर्कल्स को। ये हर्षित ने नजर लगा दिया, इतना अच्छा इरेज हो रहा था। चलो इसको हटा के अच्छे से लिखते हैं ना। चलो चलो सुनो, अब देखो इस बार नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, इवन हो गए। ये एपी में है या नहीं है, एपी में है। अब अगर आप सिमेट्रिकली स्टार्टिंग से और एंडिंग से टर्म्स को लोगे तो वो मिडिल टर्म के बराबर नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होता देखो मिडिल टर्म के बराबर, क्योंकि जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं ना तो मिडिल टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है, दो मिडिल टर्म्स होते हैं। बताओ इस जैसे 6 टर्म्स है मेरे पास में, तो मिडिल टर्म आप किसको बोलोगे, 12 को बोलोगे। 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, ये दोनों ही होते हैं एक्चुअली मिडिल टर्म। और हमें क्या करना पड़ता है कि जो अर्थमेटिक मीन है ना वो इन दोनों के मीन के बराबर होता है। पहले इन दोनों का मीन निकाल लेंगे अपन, 9 + 12/2 का मीन निकालना है, कितना होता है 21/2 कितना होता है 10.5, दिस इज 10.5। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप सिमेट्रिकली स्टार्टिंग से एंडिंग से टर्म्स को लोगे और उनका अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो 10.5 के बराबर आने वाला है, मतलब कि वो मिडिल टर्म्स के अर्थमेटिक मीन के बराबर आने वाला है। यही लिखवाया था देखो, और अर्थमेटिक मीन ऑफ मिडिल टर्म्स, तो मिडिल टर्म्स का अर्थमेटिक मीन कितना 10.5, तो इसके बराबर आएगा वो। अगर बट कब आता है, जब इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन। तो इधर मैंने नंबर ऑफ टर्म्स इवन ले लिए हैं। अब देखो आप लेके देख लो, जैसे मैंने स्टार्टिंग से 3 लिया, एंडिंग से 18 लेना पड़ेगा। 18 + 3 कितना होता है 21, 21/2 कितना होता है 10.5। अब आप जरूरी नहीं एक टर्म लो, दो लो, तीन भी ले सकते हैं। चलो मैंने ये पूरी सीरीज ही ले ली, इसका अर्थमेटिक मीन भी 10.5 आने वाला है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग से मैंने 3 टर्म्स ले लिए, एंडिंग से भी 3 टर्म्स ले लिए, तो फिर तो पूरी सीरीज ही काउंट हो गई। हाँ करके देख लें एक बार। देखो जैसे ऑड नंबर 15 तक थे ना, 15 तक देखो सम कर लेते हैं। 15 और 12 कितना होता है 27, 27 और 9 होता है 36, 36 और 6 होता है 42, 42 और 3 होता है 45, 45/5 कितना होता है 9, 9 आंसर आ रहा है। और अगर 18 को लिया तो 45 और 18 भी कर लो, 55 और 8 63, 63/6, मुझे भी नहीं आता कितना होता है 6, 10 तो आने वाला है, 3 बच रहा है, पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा, 10.5 सेम आने वाला है। और ये 10.5 किसके इक्वल है, अर्थमेटिक मीन ऑफ मिडिल टर्म्स। समझ में आ गया पॉइंट एकदम आपको? तो ये सारे एग्जांपल्स की जरूरत है या इरेज करना है? समझ में आ गया ना आपको? कल पूछूंगा, आज अगर किसी को डाउट है तो आपस से पूछ ले बस ये पॉइंट लिख लिया सभी ने, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, ये पॉइंट याद रह जाएगा ना सभी को? चलो बढ़िया पॉइंट है नहीं वाला। एक एक एग्जांपल मैं तो बोल रहा हूँ लिख लो, एक एक एग्जांपल, फिर भूल जाओगे आप, भूल जाओगे। देखो बहुत चालाक बच्चा ही है, खुद लिख लिया। एक एग्जांपल छोटा सा लिख लेते हैं, जैसे मान लो 2 4 6 8 10। देखो जो 2 + 10/2 है वो किसके इक्वल आ रहा है, देखो 6 के बराबर आ रहा है, इक्वल्स टू मिडिल टर्म। ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाय 5 देखो किसके बराबर आ रहा है, वापस 6 का, और ये भी क्या हो जाएगा मिडिल टर्म के बराबर हो जाएगा, है ना। फॉर इवन के लिए देख लो, फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स
ले लेते हैं जल्दी से। दिस इज 2, 4, 6, 8, 10, 8 तक ही ले लेते हैं चलो। तो देखो नहीं ज़्यादा लेते हैं, मज़ा आएगा। 12 तक ले लो क्योंकि फिर ऐसे कंफ्यूज हो गया आप। जैसे मैंने 2 और 12 लिया, इसका अर्थमेटिक मीन निकाला तो किसके बराबर आ रहा है? 7 के बराबर आ रहा है। और देखो वो इक्वल है 6 + 8/2 के, वो भी 7 है। बस इतना बहुत है समझने के लिए, है ना? हाँ हाँ करता हूँ ना, ये लिखना है ना आपको, लिख लो जल्दी से। लिख लिया? समझ में आ गया आपको? चलो बढ़िया। देखो पता है गलती क्या करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, जैसे मेरे टाइम पे, अब मेरे टीचर ने मुझे ऐसा इस बात पे जोर नहीं दिया था कि ये एपी के लिए वैलिड है, उन्होंने वैसे लिखवा दिया था, पर ये वाली बातें ऐसा समझाई नहीं थी। अब सिर्फ लिखवाने से क्या होता है ना कि हम भूल जाते हैं, बाद में हम किसी भी नंबर्स के ऊपर ये अप्लाई करने लग जाएंगे। मान लो 3-4 नंबर लिखे हुए हैं, हम सोचेंगे कि वो जो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन हो तो मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए, वो बराबर नहीं आता है, वो सिर्फ एपी के लिए ही आता है। इसलिए मैंने स्पेशली बोला कि सिर्फ एपी में ही काम करेगा ये, इसलिए एपी में ये पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक मीन, है ना? वरना एकदम से पढ़ने का क्या ही मतलब था। समझ में आ रहा है? चलो 2 मिनट, 2 मिनट के लिए ये लिखोगे तुम? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है। हर्षित हो गया तुम्हारा? बड़ा स्लो लिख रहे हो यार, क्या बात है? इतना फास्ट लड़का स्लो कैसे लिख रहा है? चलो हो गया, अब तो खुद से लिख सकते हो अब तो। चलो नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। लेट, येलो कलर से लिखेंगे क्वेश्चन को। लेट A1, A2, A3 A29 are in AP such that A1 plus A3 plus A27 plus A29 equals to 48. Then find sum of all terms. Then find sum of all terms, or you can say find S29. SN in the sense S29. ये आपको फाइंड करके दिखाना है, और जो करके दिखाएगा वो अच्छा बच्चा होगा। वेव अप तो ऑलरेडी है। $96 96 आंसर आ रहा है। 96 आंसर हो भी सकता है, पता नहीं। हाँ हाँ 96 तो रॉन्ग आंसर है। और कुछ सोचो।
बैटरी कहाँ है? मैं चार्जर लेके आता हूँ, ठीक है। बताओ आंसर क्या आया? किसी का आंसर नहीं आ रहा। वैभव कितना आंसर आया? आंसर नहीं आया, समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। ट्वेल्व? क्या बात कर रहे हो? ये 4 टर्म्स का सम आपको 48 दे रखा है, सारे टर्म्स का सम पूछा है। 4 टर्म्स का सम अगर 48 हो गया, नहीं नहीं हंसने की बात नहीं है। 372 देख लेते हैं एक बार, 372 है कि नहीं आंसर। रुक जाओ एक मिनट। 372 रॉन्ग आंसर है। 190 एक ही क्वेश्चन बनेगा इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आप एक बात बताओ मेरे को, सुनो देखो सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। 192 रॉन्ग आंसर है, 182 रॉन्ग आंसर है। 1908 रॉन्ग आंसर है। देखो सुनो, पहले मेरी बात सुनो। हाँ 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 96 कैसे आया? 96 रॉन्ग आंसर है। आराम से, ये हट गया है वो एक्चुअली। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। 348 राइट आंसर। स्वप्निल का कितना आंसर आया? 348। बोल क्यों नहीं रहा था स्वप्निल? शर्माता क्यों है? वैभव को नहीं आ पाया। स्वप्निल, स्वप्निल बताएगा कैसे क्या? स्वप्निल पहले तो सब एक्स मान लिया मैंने। सारे एक्स मान लिया आपने? चलो एक्स मान लिए, एक्स पसंद है। ये वाला जो दिया है ना, ये प्लस इसको एक्स मान। नहीं नहीं एक्स 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 अच्छा लगता है उसको, एक्स। अरे मस्ती नहीं, बताओ बताओ एक्स माना, फिर एक्स मानने के बाद 4x आया। हाँ 4 को इस तरफ ला के डिवाइड कर दिया। हाँ 12 हो गया। हाँ फिर 12 को 29 के साथ यही क्या लॉजिक है? कहीं ना कहीं। चलो बाकी अंकिता ने कैसे किया है? अंकिता एक्सप्लेन करेगी। अच्छा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने। अच्छा सुनो, सबको एक हिंट देता हूँ मैं, जितने मैं चाय पी लेता हूँ। ये जो ऊपर वाला पॉइंट लिखा है ना, उसको रीड करो और इस क्वेश्चन को रीड करो, समझ में आ जाएगा क्या करना है। और आप करके दिखाओ, मैं चाहता हूँ कि आप करके दिखाओ, उस वाले पॉइंट को यूज करके दिखाओ। उस वाले पॉइंट से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है ये जो अभी करवाया है। हाँ अभी लास्ट पॉइंट, एकदम लास्ट पॉइंट। टर्म्स देखो आपको कैसे दिए हैं, सिमेट्रिकली स्टार्टिंग और एंडिंग से देखो।
तो 2a + 28d हो जाएगा ना। हाँ हाँ, स्वप्निल का आंसर सही है ना, मैं आंसर क्या गलत बोल रहा हूँ? आंसर सही है उसका, मेथड रॉन्ग है। हाँ, आंसर परफेक्ट है। हाँ, जेई में आंसर से मतलब होता है, उसको +4 मार्क्स मिलते हैं अगर पेपर में होता तो, बट ऐसे कब तक मिलेंगे? मेथड सही नहीं सीखोगे तो मतलब नहीं। बस मान लिया तुम्हें फेमस होना है। साइड सुनो, जो पॉइंट लिखा है ना उसको एनालाइज करो और उसको अप्लाई करने का ट्राई करो, तभी मतलब है पढ़ने का। हर्षित पॉइंट पढ़ लो, 96 बोलने से नहीं होगा। हाँ, 348 सही आंसर है। आपने भी वैसे अंकिता वाले तरीके से किया नहीं, मैंने उसके बाद ऐसे किया नहीं, बट आप जो भी मैंने पॉइंट पढ़ाया ना उसको रीड करो और फिर सॉल्व करने का ट्राई करो। निकाल लो, मैं निकालने में क्या है? हाँ देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप जो पॉइंट लिखवाया था ना उसको यूज़ नहीं कर पाए, आपने आंसर निकाला, बहुत अच्छी बात है और एकदम सही निकाला है। अंकिता ने तो एकदम सही तरीके से निकाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंकिता वाला डिस्कस करेगा पहले उन्होंने क्या किया है। पहले पॉइंट नहीं, अंकिता वाला पॉइंट भाई वो बहुत वैलिड है और आपको भी ये करना चाहिए था एटलीस्ट। एक बार करते तो दिमाग तो लगाते। देखो, मैं जो इसका शॉर्टेस्ट तरीका वो डिस्कस करेंगे बाद में। पहले जो नॉर्मल है, जो आपने 10th क्लास में सीखा है, उसको तो यूज़ करना चाहिए था एटलीस्ट। देखो वो क्या आपने सीखा है, A1 को आप A लिख सकते हो, A3 को क्या लिख सकते हो, A+2D लिख सकते हो, A27 को क्या लिख सकते हो, A+26D लिख सकते हो, A29 को क्या लिख सकते हैं, A+28D। ये तो पढ़ा है ना आप सबने। और इक्वल्स टू कितना हो गया, 48 हो गया। यहाँ से देखो एक रिलेशन बन गया, A और A, देखो कितना आ गया, 4A हो गया। और 2 और 26 कितना हो गया, 28। 28 और 28 कितना हो गया, 56D इक्वल्स टू 48। अगर 2 कॉमन लेंगे, देखो कितना हो जाएगा। अच्छा, आपने 4 कॉमन ले लिया, पहले मैं तो बोल रहा हूँ कि 2A कॉमन ले लो। पहले 4 कॉमन लिया, फिर वापस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, एक ही तो बात है। अब ये किया ना आपने, पहले 4 कॉमन लिया, फिर वापस 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। चलो 4 कॉमन ले लेते हैं, अंकिता जैसे बोल रहे हो वैसा कर लेते हैं। A प्लस कितना आया, 14D, फिर उसके बाद में 48। A प्लस 14D का वैल्यू कितना आ गया, 12। फिर देखो इन्होंने S29 पूछा था, तो S29 लिखा, 29/2 यही होता है ना फॉर्मूला, 2A प्लस 28D इक्वल, ये आपको फाइंड करना था। इन्होंने 2 कॉमन लेके प्लस 14D का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। मैं देखो अगर यहाँ से 2 कॉमन लेता ना तो 2A प्लस 28D मिलता डायरेक्ट, वो एक ही बात थी ऐसे। बट ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, ये हो जाएगा 29/2। 2 कॉमन ले लिया तो अंदर देखो क्या मिल गया आपको, A प्लस 14D। A प्लस 14D का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 12। देखो 2 से 2 कैंसिल, 29 इंटू ये वैल्यू कितना है, 12 के बराबर है, 12 सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर आ गया 348। ये अंकिता की अप्रोच है, एकदम बढ़िया अप्रोच है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो अब ये स्वप्निल की गलत क्या है, स्वप्निल ने सबको x मान लिया, ऐसे थोड़ी मान सकते हैं, सबको सेम कैसे मान सकते हैं, सारे नंबर्स को सेम कहाँ बोला गया है, इसलिए गलत है। हाँ, बट आंसर ठीक है, आंसर सही हो गया किस्मत से, हमेशा नहीं होगा। अब देखो इसका जो मैंने पॉइंट पढ़ाया है ना, उससे कैसे सॉल्व होने वाला है वो देखो। इसको लिख लेते हैं, दिस इज मेथड 1। ये येलो कलर से अच्छा नहीं लग रहा, एक मिनट, रफ नहीं करेंगे, पिंक नहीं, सॉल्यूशन वाइट कलर से होगा, ठीक है। बोलो क्या हुआ। हाँ, अब देखो सुनो, अरे सबसे मेन चीज, ये तो आपका 10th क्लास वाला अप्रोच हो गया जो अंकिता ने लगाया, ठीक है। उन्होंने 10th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ा था, आप सब नहीं पढ़ा था, बट आप अप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि आपका मस्ती में ध्यान था। अभी आप पूरा ध्यान फोकस करके करते तो हो जाता, ठीक है। कोई नहीं, अभी जो पॉइंट पढ़ा है ना, एटलीस्ट वो तो अप्लाई करना चाहिए था हर एक बच्चे को।
देखो मैंने पॉइंट क्या पढ़ाया था कि अगर कोई भी एपी में सिमेट्रिकली स्टार्टिंग और एंडिंग से मैं टर्म्स को लूंगा और उसका अर्थमेटिक मीन निकालूंगा तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है। देखो अभी आपको टर्म्स देखो कैसे दे रखे थे उन्होंने जानबूझ के क्वेश्चंस में, A1 A3 A27 A29, इधर लिख देते हैं A1 प्लस A3 प्लस A27 प्लस A29। देखो सिमेट्रिकली स्टार्टिंग का टर्म है, ये भी एंडिंग से स्टार्टिंग का टर्म है, ये सिमेट्रिकली स्टार्टिंग से थर्ड टर्म है, ये भी सिमेट्रिकली एंडिंग से थर्ड टर्म है। दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको? देखो ये जब 1 2 3 होगा स्टार्टिंग से थर्ड टर्म है, ऐसे देखो 29 28 27 होगा, ये भी तो लास्ट से थर्ड टर्म है कि नहीं है? तो इन चार नंबर्स का जो भी अर्थमेटिक मीन आएगा वो अर्थमेटिक मीन मेरा कांस्टेंट रहने वाला है, और वो किसके बराबर होता है? मिडिल टर्म के बराबर होता है। यू कैन से कि वो अर्थमेटिक मीन कांस्टेंट रहेगा। इन चारों का अर्थमेटिक मीन में निकालने का ट्राई करता हूँ। देखो आपको इन चारों का सम भी दे रखा था, सम कितना दे रखा था? देखो अर्थमेटिक मीन को मैं ऐसे ही तो लिखूंगा ना, इन चारों का सम डिवाइड बाय 4, और इन चारों का सम कितना दे रखा था? 48, तो 48/4 हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 12। तो जो अर्थमेटिक मीन है वो फिक्स रहने वाला 12। अब चाहे आप इन चार नंबर से निकालो चाहे पूरी सीरीज से निकालो, अर्थमेटिक मीन तो 12 ही रहने वाला है। अब मैं पूरी सीरीज से जब निकालूंगा तो ऐसे ही तो आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे करते करते सारे 29 टर्म्स का सम लेना पड़ेगा, और डिवाइड में कितना लेना पड़ेगा मुझे? 29, और ये भी कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। यही तो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, देखो 9 आया था कि नहीं आया था? तो इन सारे टर्म्स का अगर आपको सम चाहिए तो 29 को उधर मल्टीप्लाई कर दो। तो जो A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे करते करते 29 टर्म्स का जो सम है देखो कितना आ रहा है? 12 × 29 348। समझ में आया कि वाले पॉइंट क्यों लिखवाया गया था? इसलिए लिखवाया गया था, यहाँ पे काम आता है वो कि जो अर्थमेटिक मीन है कांस्टेंट रहने वाला है, चाहे आप 4 टर्म्स के लिए निकालो चाहे 29 टर्म्स के लिए निकालो, वो सेम रहने वाला है। समझ में आया? वो एप्लीकेशन में आया ना कि कैसे उस पॉइंट को यूज़ करना है, सिर्फ वो पॉइंट समझने के लिए नहीं है, मेन है कि उसको यूज़ करके हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिख लो आप दोनों मेथड लिख लो। अंकिता वाला लिख लेना, दिस इज अंकिताज मेथड। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड अप्रोच है ना, स्वप्निल वाला नहीं हो पाएगा, स्वप्निल वाला सही नहीं है। स्वप्निल का भी लिखेंगे एक दिन। देखो ये बहुत ज़रूरी है सोचना, है ना, मेहनत करना जरूरी है। ये 9 ये A+ है, ठीक है, A+ 14D है ना। समझ आएगा आपको क्वेश्चन? दोनों मेथड समझ में आया? ठीक है, और ऊपर करना है। मेरे वाले मेथड में बस 3 स्टेप्स थी। जो अर्थमेटिक मीन 4 टर्म से निकाला वही 29 टर्म से भी आएगा, इसलिए मैंने इक्वल कर दिया, 29 टर्म्स का सम निकाल दिया। देखा था ना हमने ऊपर कि जब 2 टर्म्स को लेके हम अर्थमेटिक मीन निकाला था तब भी 9 आया था, और सारे टर्म्स को लेके निकाला था तब भी 9 आया था। इस वाले में भी आएगा। और स्टार्टिंग में देखो क्वेश्चन में बोला भी है कि 29 टर्म्स वो ईपी में है, इसलिए तो बोला क्या था। और चारों टर्म्स इस तरीके से लिए गए थे जो सिमेट्रिकली बिगनिंग और एंडिंग से सिमेट्रिक है। बाकी आप घर जाके एक बार 2.2x में देख लिया करो लेक्चर, तो और रिफाइन हो जाएगा आपके लिए, है ना। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो फिर, और क्या। मॉड्यूल अभी नहीं मिला क्या? मिल गया ना, होमवर्क देते हैं फिर आ जाना। कल कभी नहीं आता, आज ये जो भी है। बताओ बताओ।
यस होगा, उसमें क्या है। अभी आपको मैं इसके क्वेश्चंस दूंगा ना, आप बोलोगे ये सब क्या है सर। अच्छा लॉगरिथम वाली इनइक्वालिटी आई है क्या? लॉगरिथम क्या है कि एक पूरा चैप्टर है अलग से, वो मुझे पढ़ाना है। मुझे लगा था कि वो हरप्रीत सर पढ़ाएंगे, इसलिए मैंने वो वाला पार्ट नहीं लिया था। बाकी ठीक है, उसको पढ़ा देंगे, ठीक है, इस वाले चैप्टर के बाद पढ़ा देंगे, नहीं तो वो छोटा सा ही चैप्टर है, 1-2 लेक्चर में हो जाएगा। हाँ मैंने टेस्ट में जो दूंगा ना करवा देंगे, चलो वो तो देखो आप है ना, मॉड्यूल है ना, उसमें से प्रैक्टिस करो, डाउट आएगा तो पूछो। ये जो जेई का ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने कुछ पढ़ाया और फिर आपको सारे क्वेश्चन ही बनने लग जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। आपको डाउट्स आएंगे, और डाउट्स आना उसको ऐसा नेगेटिव वे में नहीं देखना चाहिए, उसको ऐसा पॉजिटिव वे में देखना चाहिए कि आपने जैसे क्वेश्चंस किए, मान लो 20 क्वेश्चंस किए, आपको 10-12 डाउट्स आ गए, सिर्फ 6-7 ही आपसे हुए, तो ये देखो कि अब 12 क्वेश्चंस मुझे सीखने के लिए मिल गए नए। ये मुझे अप्रोच नहीं आती थी, और जो अब मैं सीखूंगी इनको ऐसा, आज मैंने 12 नई अप्रोच सीखी, फिर कल अगले दिन और ऐसा। तो जब भी क्वेश्चन दूंगा ना मॉड्यूल, आप देखोगे एकदम डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, इससे ही तो सीखने को मिलेगा। सेम क्वेश्चन, वो 10th क्लास की तरह थोड़ी एक एक्सरसाइज दे दी 10 क्वेश्चन सेम है। होमवर्क दे देंगे आपको। अच्छा लॉगरिथम वाला आ गया ना। लॉगरिथम आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ना, ये वाला तो करो, जो पढ़ा एटलीस्ट वो कर लो आप, है ना। लॉगरिथम जो नहीं पढ़ा है वो नहीं आएगा। इसमें सारी इनइक्वालिटीज आ चुकी हैं, ठीक है। लॉगरिथम वाला देख लेंगे अपन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, देते हैं होमवर्क, आ जाना आपको। तो टेस्ट का ही तो प्रैक्टिस है ये। टेस्ट की तैयारी नोट्स रिवाइज करके नहीं होती है, क्वेश्चन सॉल्व करके होने वाली है। ये आप देखो, बात को समझो, आप बोर्ड का पेपर नहीं दे रहे हो। जब आप टेस्ट दोगे ना, आपके सामने सिर्फ क्वेश्चंस होंगे और सिर्फ ऑप्शंस होंगे, और ऑप्शंस में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपने कितना भी सॉल्व किया हो, सही आंसर नहीं आया तो 0 मार्क्स, और गलत ऑप्शन टिक कर दिया तो -1 मार्क्स मिलता है सीधा। पार्शियल मार्क्स नहीं मिलते जो बोर्ड में मिलते थे। इसलिए बात को समझो, अगर टेस्ट आ रहा है तो उसकी तैयारी, जो उसकी प्रिपरेशन होती है ना, वो क्वेश्चन सॉल्व करके ही होती है। डेली क्वेश्चन सॉल्व करो बस। मॉड्यूल के मैं बताता हूँ, होमवर्क देता हूँ, ठीक है। हाँ दे देंगे, इसमें से भी देंगे, सीक्वेंस में से भी। अच्छा सीक्वेंस में नहीं देते हैं क्योंकि आपके टेस्ट में नहीं आ रहा है। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से देते हैं। अभी हम आगे पढ़ लेते हैं ना। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट एक थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है। पहले आपको एक पॉइंट और बताना है कि इफ क्या बोल रहे हो, हाँ ये पहले एक पॉइंट है, फिर उसके अंदर नया कॉन्सेप्ट है। इफ वी पुट arithmetic mean of 2 numbers between them, then all the 3 numbers will be in AP। ये वाला पॉइंट भी काम का है। देखो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप कोई भी 2 नंबर लो और उसके अर्थमेटिक मीन को दोनों नंबर के बीच में पुट कर दो, तो फिर जो तीनों नंबर्स आएंगे ना, कौन कौन से तीनों नंबर्स, जो 2 नंबर्स आपने लिए थे वो, और उनका अर्थमेटिक मीन जो हमने बीच में पुट किया है, तो तीनों नंबर्स AP में बन जाते हैं अपने आप। चाहो तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। आप मुझे बताओ कोई भी 2 नंबर्स बताओ, जल्दी से बताओ बस। 6 और 8 किसी ने बोला है, किसने बोला, यश ने बोला है क्या? चलो अर्थमेटिक मीन भी वही बताएगा। अर्थमेटिक मीन बताओ कितना होगा दोनों नंबर्स का, उसको बताने दो भाई। 6 और 8 कितना होता है? 14 होता है। 14/2 करोगे 7 होता है ना, मन में कर लिया सबने। इसके नंबर इन दोनों के बीच में पुट करोगे, AP में आ गए नंबर्स। 6 और 8 AP में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉमन डिफरेंस 1 आ गया। और कोई नंबर्स बताओ।
जल्दी से बता दो, फिर भाई छोटी सोच। 2 और 4 का अर्थमेटिक मीन 3 होता है। पुट कर दो वापस एपी में आगे। कोई अजीब से नंबर बताओ थोड़े बड़े से। 6 और 10, 6 और 10 का अर्थमेटिक मीन देखो कितना होता है, 16/2 8। पुट कर दो 6 8 10, एपी में आ गया। बात प्रूव हो गई, समझ में आ गया। चलो समझाने के लिए था, बाकी तो हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो सुनो, हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी। तो इन दोनों का जो अर्थमेटिक मीन है देखो वो क्या होगा, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा a + b/2। और अगर मैं इस अर्थमेटिक मीन को इन दोनों नंबर्स के बीच में पुट कर दूं तो फिर ये तीनों नंबर्स किस में होंगे, ए बी में होंगे। ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि ए और बी के बीच में जो मैंने अर्थमेटिक मीन पुट किया है तो फिर ये तीनों नंबर्स किस में, ए पी में है। ऐसा लिख सकते हैं। ये वाला पॉइंट लिख लो, इसके बाद में नया कॉन्सेप्ट है एक, वो डिस्कस करेंगे हम। ये वाला पॉइंट समझ में आया सभी को? किसी भी दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन अगर आप उन दोनों नंबर्स के बीच में पुट करोगे तो तीनों नंबर्स आपको ए पी में मिलेंगे। मिल भी रहे, देख लिया ना, 3-4 एग्जाम्पल आप ही ने दिए हैं। ऐसा तो नहीं है घर से मैं बना के लेके आया हूँ कोई भी दो नंबर्स। देखो आपको है ना, अगर बढ़िया से जेई अगर अच्छी रैंक के साथ में निकालना है ना तो नोट्स डेली रिवाइज क्या करो घर पे, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्या करो, है ना। क्या बोल रहे हो? हाँ, ये मॉड्यूल कर लिया तो फिर तो काम ही खत्म है। पूरा मॉड्यूल अगर किसी ने, हाँ अरे ये तो छोड़ो ना, इसमें से आएगा ना मेरे नोट्स में से एक भी क्वेश्चन आने वाला, एक भी, सब एकदम डिफरेंट, सारे क्वेश्चन एकदम अलग होंगे। हाँ, वहीं पे सोचना है कि कैसे करना है, तो इनको प्रैक्टिस करोगे, ये करोगे, इनसे सीखोगे तभी आप वहाँ पे कर पाओगे। ऐसा अगर आपने मॉड्यूल कर लिया तो 99 परसेंटाइल से अब इजीली आ जाता है, अगर कोई पूरा मॉड्यूल कंप्लीट कर ले तो। हाँ, इतना दिमाग आपका डेवलप हो जाएगा कि आप कैसा भी क्वेश्चन आए कहीं से भी आप कर लोगे सॉल्व। और अगर कोई मेरे नोट्स को अच्छे से पढ़ लेगा, सारे क्वेश्चंस उसको आते होंगे, तो भी उसका एनआईटी में एडमिशन तो मिल ही जाएगा। ऐसा मतलब 97-98 परसेंटाइल आ जाएगा आराम से। पर 99 पॉइंट कुछ चाहिए, 99.3 चाहिए, 99.4 चाहिए, 99 चाहिए, उसके लिए तो मॉड्यूल सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, फिर 99 प्लस आ जाएगा। तो भाई मतलब करो फिर मॉड्यूल से पूरा मॉड्यूल, अगर किसी ने सॉल्व कर लिया ना तो 99 प्लस आराम से आ जाता है। और मॉड्यूल प्लस जो जेई मेंस के PYQs हैं वो सारे लगा दिए, मॉड्यूल सॉल्व कर दिया, तब 99.9 आ जाता है। और 99.9 आया तो मैं आईफोन दूंगा एक बच्चे का आया तो एक आईफोन, 10 बच्चों का आया तो 10 आईफोन, 6-7 लाख रुपए खर्च हो जाएगा। चलो ठीक है, तो आपको टारगेट्स मिल चुके हैं, क्या करना है? देखो सुनो, और एक बात और होती है कि ना, जेई की जो प्रिपरेशन है ना, सुनो एक बात और होती है कि जेई का जो प्रिपरेशन है वो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे घंटों घंटों पढ़ने हैं, रात में नींद कम लेनी। नींद अगर कम लेना तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, आप उल्टा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ये सब सोचोगे ये सब क्या हो रहा है, मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा। तो इसलिए आपको डेली टाइम पर सोना है एकदम, है ना, अच्छे से। जैसे मैं अपना बताऊं, मैं जब प्रिपरेशन करता था तो मैं रात में 11-11:30 बजे सो जाता था और फिर मैं सुबह बिना अलार्म के उठता था। मतलब जैसे कभी मेरी आँख खुल गई तो 7 बजे, या फिर 6:30 या फिर 7:30 8 ऐसा। तो मैं मतलब 7-8 घंटे खूब ज़्यादा सोता था ऐसा। और फिर उसके बाद में मैं अच्छे से पढ़ता। जैसे मान लो अगर मैं 7 बजे उठा ना तो 8 बजे से 8 बजे तक फ्रेशअप वगैरह होके 8:30 तक ब्रेकफास्ट करके 8:30 बजे से पढ़ने बैठ जाता था, फिर रात तक पढ़ता ही था मैं ऐसा। तो क्लास वगैरह कर लिया, फिर क्लास के बाद में वहीं पे स्टे कर लेता था ऐसा। मेरा भी क्लास 1 बजे से होता था, मेरा क्लास 1 से 6:30 होता था कुछ, तो 1 से 6:30 के समथिंग होता था कुछ। उसके अलावा 1 बजे तक सुबह आ जाता था मैं 8:30 बजे कोचिंग में। मेरी कोचिंग में थोड़ा सा रहता था स्पेस खाली, वहाँ पे मैं बैठ के पढ़ता था। मैं क्या, मेरे बहुत सारे दोस्त भी आते थे सब, तो हम सुबह आ जाते थे 8:30-9 बजे करीब, 1 बजे तक पढ़ते थे। फिर क्लास हुआ, क्लास 6:30 बजे ख़त्म हुआ,
थोड़ा रेस्ट वगैरह किया 7 बजे के, फिर खाना वाना खाया 7:30 तक, वापस वहाँ पे क्लास में आ गए 7:30 से रात को 11 बजे तक वापस पढ़ते थे ऐसा। फिर उसके बाद में 11:30 बजे सो जाते थे ऐसा। बस ये शेड्यूल था फिक्स। हाँ, मैं एलन में था, एलन कोटा। तो मतलब ऐसा पढ़ा था, वो भी सिर्फ मैंने पढ़ा था 12th क्लास के 6-7 महीने ऐसे, बाकी टाइम में मैं 11th क्लास मैंने नहीं पढ़ा था अच्छे से। तो 6-7 महीने में मैंने इतना पढ़ा, इतना हो गया। और आपके पास में 2 साल है भाई, तो आपका बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो उधर अच्छा रैंक आएगा। ठीक है, आपके पास में 1.5 साल है, 1.5 साल मान सकते, स्टिल 1.5 साल बहुत होता है। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो ईजिली हो जाएगा, बाकी कोई नहीं भी पढ़ेगा तो फिर मैं करवा ही दूंगा ना मैं पढ़वा ही दूंगा, ऐसा है। मतलब आपको एडमिशन तो दिलवाएंगे एनआईटी में, है ना, बेयर मिनिमम एनआईटी में तो एडमिशन दिलवाएंगे। अब बेयर मिनिमम, अब देखो आपके ऊपर, अगर आप मेहनत करोगे तो आईआईटी बॉम्बे में जाना। चलो अभी हम आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, टॉपिक लिखना है नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स between 2 numbers. Insertion of an arithmetic means between 2 numbers. तो सबसे पहले 2 नंबर्स हम मान लेते हैं। लेट 2 numbers are A and B। ये 2 नंबर्स मैंने ले लिए हैं, A एंड B, और इसके बीच में आप एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट नहीं कर रहे हो, एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो। अब जैसे आप बोलोगे सर अर्थमेटिक मीन तो एक ही होता है, और आपने एक ही पढ़ा होगा भी, है ना। जैसे A और B का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, A + B/2, बट उसके बीच में और भी बहुत सारे अर्थमेटिक मीन आ सकते हैं। अब ये शायद आपको समझ में नहीं आ रहा ना कैसे आते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन होता है कि A और B के बीच में जैसे मान लो 20 अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड है या फिर 15 अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड है, और आपसे पूछ लिया जाता है कि उन 15 में से मेरे को जो 3rd नंबर का अर्थमेटिक मीन है ना वो बताओ। तो वैसे उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना रहेगा। बट बस मुझे उससे पहले ये बताओ कि A और B के बीच में अगर आपने एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए, जैसे मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3, कैपिटल ए से मैं क्या डिनोट कर रहा हूँ, अर्थमेटिक मीन, है ना। इसको एम लिखूँ क्या, समझ में आ रहा है ना सभी को, ये अर्थमेटिक मीन्स है। तो A1, A2, A3 ऐसे करते 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 एन अर्थमेटिक मीन्स मैंने इन दोनों नंबर्स के बीच में इंसर्ट कर दिया। मुझे बताओ ये सारे नंबर्स क्या AP में होंगे नहीं होंगे। ये तो अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर अर्थमेटिक मीन को 2 नंबर्स के बीच में इंसर्ट करते हैं तो तीनों नंबर AP में आ जाते हैं। तो अगर एक की जगह आप एन अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करोगे तो सारे नंबर्स AP में आ जाएंगे। अच्छा ये बताओ टोटल कितने नंबर्स हैं ये, n+2। n+2 देखो कैसे, n तो अर्थमेटिक मीन्स ही हो गए और A और B 2 नंबर और है ना, तो टोटल कितने नंबर्स हैं ये, तो बोल सकता हूँ ना कि n+2 नंबर्स आर इन AP, बोल सकता हूँ। ठीक है, अब देखो ये इसका कॉन्सेप्ट सीखना। अरे तुम पढ़ लो भाई, तुम्हें क्या है, मजाक लग रहा है। अभी तुम पहला पेपर देखोगे तुम्हें लगेगा कि पता नहीं सर ने क्या ही पढ़ाया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। और ये ऐसे तुम्हें बहुत ऐसा लग रहा है लाइटली, ये जेई का भाई ऐसे थोड़ी निकलेगा एग्जाम। अभी मैंने आपको ये पॉइंट इतना अच्छे से समझाया था, ऊपर वाला ये वाला आप सबको समझ में आया था कि अच्छा ये और नंबर होंगे तो ये मिडिल टर्म के बराबर होगा, ये सब होगा। आप उसको अप्लाई नहीं कर पाए इस वाले क्वेश्चन में, जस्ट उसके बाद में। अब यही क्वेश्चन अगर 1 साल बाद आता तो आप तो समझ ही नहीं पाते कि ये वाला पॉइंट का क्वेश्चन नहीं है। जस्ट इस पॉइंट के बाद में मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया, आप अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो आप सोचो कि आपका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है कितना वीक है, वो 0 के बराबर है, वो नेगेटिव में आपका, आपको अप्लाई करने नहीं आता चीज़ें। तो सीखो ना उसको। आपको क्या लग रहा है कि ऐसे हो जाएंगे? अभी पेपर में एक भी क्वेश्चन सेम नहीं मिलने वाला आपको, सारे नए क्वेश्चन आते हैं, उसमें हमें अप्लाई करना होता है। तो एप्लीकेशन वाला पार्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपना। आपको बहुत वीक है भाई, वो हर स्टार्टिंग में 10th क्लास वाले बच्चे का तो वीक रहना ही है, वो बोर्ड की पढ़ाई अलग होती है। जेई में आपको एप्लीकेशन सीखना पड़ता है कि कोई भी चीज़ आपने सीखी उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करना आप नहीं जानते। देखो उसमें टर्म सिमेट्रिकली गिवन थे, बट आप उसको सोच ही नहीं पा रहे कि इससे पहले वाले पॉइंट में सर ने ये बताया था, मुझे ये अप्लाई करना है, नहीं सोच पाते आप।
तो वो एप्लीकेशन वर्ड सीखो, आप बातें कर रहे हो भाई अब। और वो तभी होता है अप्लाई जब हम, जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ना, उस मोमेंट पे एकदम पूरा फोकस होना चाहिए कि सर क्या बता रहे हैं। वो दिमाग में जब रहेगा तभी आप उसको अप्लाई कर पाओगे। समझ में आ रहा है? याद नहीं करनी है चीज़ हमको, पढ़ लो भाई अच्छे से, समझो बात को। चलो, इसमें क्या बता रहा था मैं कि मैंने दो नंबर्स के बीच में एन अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो टोटल कितने नंबर्स हो गए मेरे पास में, n+2 नंबर्स, ये किस में आ गए, एपी में आ गए। तो अगर ये एपी में आ गए तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा पहला अर्थमेटिक मीन होगा वो a+d के बराबर होगा। जैसे इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस में डी में मान लेता हूँ। कॉमन डिफरेंस को अगर हम, कुछ तो दिक्कत आ रहा है इसमें, कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट कर लेते हैं। तो जो a1 होगा a+d के बराबर होगा। ये क्लियर है क्या सभी को? a1 मतलब दूसरा टर्म हो गया ना ये ap का, तो वो a+d के बराबर ही तो होगा। a2 बताओ किसके बराबर होगा? a+2d के बराबर होगा। एक बार इसको कैंसिल आउट करके वापस करते हैं, लैग कर रहा है ये। a3 बताओ किसके बराबर होगा? a+3d के बराबर होगा। ऐसे an बताओ किसके बराबर होगा? a+nd के बराबर होगा। देखो ये यहाँ पे क्या a2 आता था, तब वो लिखते थे आप a+d ऐसा। यहाँ पे an है ना, तो a+nd के बराबर ही होगा। देखो 3 से 3d आ रहा था, 2 से 2d आ रहा था, तो n से nd आएगा। मेरे को तो b किसके बराबर होगा? बताओ। n+1 इंटू डी के बराबर होगा। n+1 इंटू डी के बराबर, क्योंकि एक टर्म और आगे आ गया ना, तो एक और डी ऐड करना पड़ेगा। तो एन डी में जब एक और डी ऐड करोगे तो n+1 इंटू डी तो होगा। तो यहाँ से ये b बराबर a+n+1 इंटू डी आ गया। अच्छा देखो, d वेरिएबल था, हमें पता ही नहीं था क्या है। आपको दो नंबर्स गिवन होंगे क्वेश्चन में हमेशा, और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया होता कि कितना है। तो वो जो कॉमन डिफरेंस है d, यहाँ से हम निकाल सकते हैं वैल्यू। जो कितना आ रहा है d का वैल्यू? d का वैल्यू आ रहा है b-a/n+1, यही आ रहा है। ये d का वैल्यू आ गया। अब जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन में कुछ ही पूछा होगा कि भाई फिफ्थ अर्थमेटिक मीन बताओ, फिफ्थ अर्थमेटिक मीन बताओ, तो वो क्या हो जाएगा? एक तरीके से a+5d हो जाएगा, है ना। a क्या होगा? जो दो नंबर्स आपको दिए होंगे उनमें से पहला नंबर हो जाएगा। a आपको गिवन होगा जनरली 5 टाइम्स, d आपको गिवन नहीं था, d का वैल्यू मैंने निकाल दिया ये वाला, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं b-a/n+1। और यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, n यहाँ पे नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड। यस, n इज नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड। तो n अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड है, इसलिए n आया। समझ में आ रहा है? और ये यहाँ पे 5 हमने क्यों यूज किया? ये फिफ्थ अर्थमेटिक मीन बता रहा है। उन n में से फिफ्थ अर्थमेटिक मीन क्या है? तो ये a+5d, d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो b-a/n+1। b यहाँ पे क्या है? वो दूसरा नंबर, a पहला नंबर। जिन दो नंबर्स के बीच में हमने n अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट किया था, ये दोनों नंबर्स हैं। n टोटल अर्थमेटिक मीन्स है जो हमने इंसर्ट किए हैं, वो नंबर है। और a तो पता ही है आपको। बस इस तरीके से ये अर्थमेटिक मीन फिफ्थ निकलेगा ऐसे करके। मान लो आपको am3 पूछा होगा तो क्या हो जाएगा? सिंपली a+3d, और d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, क्या है? b-a/n+1। कुछ तो दिक्कत हो रहा है इसमें, समझ में आ गया आपको? लिख लो। ये इस तरीके से आपको कोई भी अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा क्लियर होगा कैसे क्या करना है ना। स्टार्टिंग भाई अच्छी करो अपने ना। स्टार्टिंग में तुम पीछे हो जाओगे ना तो फिर पीछे रह जाओगे पूरे साल भर। स्टार्टिंग में जी जान लगा के पढ़ाई करो एकदम।
एक मिनट भाई, हो गया सबका, हो गया। इतना मोटिवेट भी नहीं होना भाई। ये प्रोसीजर याद रखना है कैसे निकालना है, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, ये वैल्यू याद में रखना डी का, बी माइनस ए अपन एन प्लस वन। आपको प्रोसीजर याद रखना है कि ए एन ए प्लस एन डी होगा, फिर उसका अगला वाला टर्म ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी हो जाएगा। हाँ, ये प्रोसीजर याद रखोगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। बच्चे क्या करते हैं, ये डी याद कर लेते हैं, डी का वैल्यू बी माइनस ए अपन एन प्लस वन, ये याद नहीं रखना है। याद रखोगे तो 3 दिन में भूल जाओगे, फिर ऐसे पड़ जाओगे चक्कर में कि भाई अब कैसे करना था क्वेश्चन को। प्रोसीजर याद रखो। लिख लिया सबने? हम्म। चलो पढ़ें आगे। 1 सेकेंड हो गया। मैं बताता हूँ वो। देखो मैं बताता हूँ कैसे आते हैं। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आप लिखो, लेट बिटवीन -3 and 7 19 arithmetic means are inserted. Then find fourth arithmetic mean. फोर्थ अर्थमेटिक मीन आपको फाइंड करके दिखाना है। जल्दी से करके दिखाओ। आंसर तो देखना पड़ेगा क्या है, मुझे भी नहीं पता। आंसर -1 है। -1 किसका आया? यश का? अच्छा, पीछे वाले बच्चे का। -1 इज द करेक्ट आंसर। हर्षित का नहीं आया? A+4 इंटू डी, डी का वैल्यू हो जाएगा B - A अपन N+1। सही है। यस, -1 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, डी
डी कॉमन डिफरेंस, हाँ हाँ कॉमन डिफरेंस 2 है। और डी नहीं, डी 4 नहीं है, डी का वैल्यू हो जाएगा 1/2, 1/2, 1/2 होगा डी। 10/20 आ गया विभव? डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट में दिक्कत ये आती है कि आप भूल जाओगे, 2 दिन बाद आप भूल जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, कंप्लीटली भूल जाओगे। आप डी का वैल्यू याद रखोगे ना, b माइनस ए अपन n+1, भूल जाओगे। इसलिए उसको याद मत रखो, उसको निकालने का ट्राई करो। देखो मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा। मतलब मैं बता रहा हूँ कि आपका क्या तरीका होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आंसर -1 आ गया क्या सभी का? -1 आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूला लगाया हुआ आपने, डी का वैल्यू b माइनस ए अपन n+1। देखो आपने कैसे किया है, पहले आपका मेथड बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका मेथड है सॉल्व करने का, और मैं इसके अगेंस्ट हूँ, मतलब ये ऐसा नहीं करना है। जानता हूँ कि आपका आंसर फास्ट आने वाला है, बट स्टिल नहीं करना है ऐसा ना। आपने क्या किया है कि डी का वैल्यू निकाल दिया, वो जो कि होता है b माइनस ए अपन n+1 के बराबर। b आपको कितना दे रखा है? 7 दे रखा है, a का वैल्यू -3 दे रखा है, और n यहाँ पे 19 दे रखा है, तो 19+1 हो गया। तो देखो कितना आ गया, 7 + 3 डिवाइडेड बाई 20, ये 1/2 हो गया। डी का वैल्यू 1/2 आ गया। आपसे क्या पूछा है? 4th m पूछा है, मतलब कि am 4 पूछा है, तो क्या हो जाएगा, a + 4d हो जाएगा। a का वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट कर दिया, 4 × d का वैल्यू पुट कर दिया 1/2, 2 से कैंसिल आउट किया, -3 और +2 कितना होता है? -1 होता है। ये आपका आंसर आ गया। बट मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे मत करो। उसके पीछे का रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि आपको 3-4 दिन बाद ये याद नहीं रहने वाला कि डी का वैल्यू b माइनस ए अपन n+1 है, भूल जाओगे आप। आपने ऐसे नहीं किया, ठीक है, मतलब जिसने भी किया होगा, तो ऐसे मत करो। मतलब डी का वैल्यू जैसा अभी आपने ऊपर से देख लिया कि b माइनस ए अपन n+1 होता है, ये भूल जाओगे। आपको देखो क्या प्रोसीजर रखना है कि जैसे 19 अर्थमेटिक मीन्स दिए हैं, हमको पता है कि जो अर्थमेटिक 1 होगा वो a + d के बराबर होगा। ऐसे इसी तरीके से जो अर्थमेटिक 19 होगा वो a + 19d के बराबर होगा। इसी तरीके से जो अगला वाला टर्म जो कि 7 है, क्योंकि ये -3 और 7 के बीच में ही तो रखे हुए हैं सारे नंबर्स, तो जो 7 होगा वो कहीं ना कहीं एक कदम ज़्यादा होगा ना, तो a + 20d के बराबर होगा। और a का वैल्यू भी कितना दे रखा है? आपको -3 दे रखा है, तो जो 20d है वो किसके बराबर हो गया? 20d बराबर हो गया मेरा, -3 इधर जाएगा तो 10 के बराबर। और d का वैल्यू देखो कितना आ गया यहाँ से, 10/20। अब आप बोलोगे सर बात तो सेम ही है, बट स्टिल ये वाला तरीका फॉलो करो आप। उसमें क्या है, भूलोगे नहीं कि d का वैल्यू b माइनस ए अपन n+1 है। और ये वाला प्रोसीजर आपको याद रहने वाला है, क्योंकि अगर आपको am 4 निकालना, a + 4d लिखना है, तो 19 के लिए a + 19d लिखना होगा, और अगले टर्म के लिए a + 20d लिखना होगा। तो वहाँ से आप क्या है, गलत नहीं कर पाओगे, चीज़ों को भूलोगे नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये तरीका याद रखो। यहाँ से d का वैल्यू 1/2 आ गया, बस आपको जो भी पूछा है, am 4 पूछा है तो सिंपल है, a + 4d है, d का वैल्यू आपने निकाल ही लिया है, सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। a का वैल्यू -3 था, 4 × d का वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा -3 + 2, आंसर आ गया -1। -1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब दोनों बात सेम है, बट आप इसी प्रोसीजर में फॉलो, मतलब इसी वाली प्रोसीजर को अगर फॉलो करोगे तो लॉन्ग टर्म तक याद रहने वाला है। ये वाला 3-4 दिन में बच्चे भूल जाएंगे, भूल जाता, मैं खुद ही भूल जाता था। एक क्वेश्चन और ये वाला, चलो एक और दे देते हैं ना, पहले ही लिख तो लो आप। लिख लिया क्वेश्चन, देना क्या डायरेक्ट? लिखो क्वेश्चन, लिखो। वैसे मैं देता नहीं हूँ क्वेश्चन, बट आप साहिल ने जिद किया है तो देना पड़ेगा। क्या? अच्छा, इतने सारे अर्थमेटिक मीन कहाँ से आ गए, ये भाई डाउट है अंकिता का, पहले ये क्लियर कर देते हैं ना, उसके बाद क्वेश्चन देंगे। ये डाउट, अच्छा डाउट लग रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लैग क्यों कर रहा है। इस वाले पेज में देखते हैं ना, जैसे मान लो हमारे पास में नंबर क्या थे, -3 था और एक 7 था। अब इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो जब आप अर्थमेटिक मीन निकालते हो ना, तो आपने एकदम मिड वाला नंबर निकाला इनके। अर्थमेटिक मीन मतलब हो गया इन दोनों के एकदम मिड में जो नंबर आ रहा है। तो जैसे 7 और -3 का अर्थमेटिक मीन देखो कितना आता है, 4/2, 2 आता है। अब 2 जो है ना, वो इधर से भी इक्वल डिस्टेंस पर है, इधर से भी इक्वल डिस्टेंस पर है, बट इनके बीच में और भी नंबर्स होते हैं। तो जैसे मान लो नंबर्स कितने भी हो सकते हैं, मैंने बताया ना 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आप 10 नंबर्स मानो, और उन 10 नंबर्स में से मुझे जैसे मान लो स्टार्टिंग का जो सेकंड वाला नंबर है ना, वो
मुझे कैलकुलेट करके दो। जैसे उन्होंने क्या किया, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे जब आप सिर्फ एक अर्थमेटिक मीन की बात करते हो मतलब आपने इन दोनों की डिस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर जैसे आपने 10 अर्थमेटिक मीन की बात करी तो आपने इनकी बीच की जो डिस्टेंस है उसको 11 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 11th पार्ट में से जो थर्ड पार्ट पे जो नंबर है वो मुझे बताओ, ऐसा। तो ये एक तरीके से वैसा काम करता है, समझ में आया? इसलिए कितने भी अर्थमेटिक मीन आ सकते हैं। इन देखो जैसे 6 और 7 है ना, इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इन दोनों के बीच में बहुत सारी डिस्टेंस होती है। तो इनको कितने भी, इसकी जो डिस्टेंस है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जितने भी पार्ट्स में डिवाइड किया, मान लो आपको 20 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 20 में से जो फर्स्ट सेकंड वाला पार्ट होगा उसमें क्या नंबर लिखा रहेगा या फिर क्या नंबर आ सकता है वो मुझे बताना पड़ता है। ये पोर्शन को बताता है कि 6 और 7 के बीच में से अगर 100 पोर्शंस हैं तो इसमें जो सेकंड व पोर्शन होगा उसमें क्या वैल्यू आनी चाहिए, तो वो 6.2 के समथिंग आनी चाहिए, ऐसा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से वो बताता है। क्लियर है? चलो क्लियर है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन दे देते हैं ना आपको करने के लिए, फॉर्मूला लगा दो, आप खुश हो जाओ। फॉर्मूला लगा के खुश रहो। कहाँ गया? येलो कलर से देते हैं क्वेश्चन, है ना साहिल? लेट बिटवीन 2 and 6 18 arithmetic means are inserted, then find 18th arithmetic mean। 18th arithmetic mean आपको फाइंड करके दिखाना है, ठीक है? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। टू और 6 के बीच में 18 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर रखे हैं मैंने। 18 तो फाइंड करना है। सही है, बुट करना पड़ेगा। अजीब सा आंसर आएगा, इसलिए मैंने रैंडम क्वेश्चन दिया है। कोई बात नहीं, करो। हाँ 106/19 हो सकता है, पता नहीं, ये रैंडम क्वेश्चन है, मैंने ऐसे दे दिया कुछ भी। 40 पॉइंट देखो, ऐसा होना चाहिए कि जो A18 होगा वो A + 18D के बराबर होगा। 6 जो होगा ना 6 वो A + 19D के बराबर होगा। तो यहाँ से देखो इस D का वैल्यू आ जाएगा, ये 2 के बराबर होता है ना, 2 + 19D हो गया एक तरीके से, ये 6। तो D का वैल्यू यहाँ से आ गया 4/19, 120/19। ठीक है, देख लेते हैं। D का वैल्यू 4/19 आ गया। आपको A18 निकालना है, A18 हो जाएगा A + 18D के बराबर। A का वैल्यू 2 दे रखा है, 18 हो गया, और ये हो जाएगा 4/19। 19 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 38 आएगा, प्लस 18 × 4 मुझे भी नहीं पता कितना होता है, 72 होता है क्या? ठीक है, होता होगा, हाँ ठीक है, तुक्का मारा था मैंने। और ये 38 और 72 देखो कितना हो गया, 110 है मेरे ख्याल से, /19। ये आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन बताऊँ क्या, कहाँ पे काम आते हैं ये सब? ये मैं क्यों करा रहा हूँ, मतलब आपकी जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पे काम आ सकता है, बताना क्या? जैसे मान लो हमारा ये मीरा भाईंदर का जो ब्रिज बना है, ब्रिज बना था ना अजीब सा, ऐसे करके था और इधर से ऐसे करके था, ये ब्रिज बना था, ऐसा ही कुछ बना था क्या? अब इसको ज़बरदस्ती करके ऐसे कर दिया उन्होंने, वो बात अलग है, बट अल्टीमेटली तो ऐसा ही ब्रिज है ना, ये ब्रिज है ना, ब्रिज मीरा भाईंदर का जो लास्ट ब्रिज है। अब जैसे मान लो कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आए कि भाई आपके इसके बीच में डिवाइडर के लिए वो लगाने हैं, ऐसे कुछ पोल टाइप के रहते हैं ना, वो लगाने। तो अब गवर्नमेंट तो फिक्स कर देती है कि भाई हमारे पास में मान लो 85 पोल्स हैं,
लगाने के लिए। और ये वाली जो रोड है मान लो उसके डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ भी 1 किलोमीटर के आसपास है, मतलब 1000 मीटर मान लेते हैं। तो अगर 50 पोल्स हैं तो 1000 में जैसे मान लो इसको 1 बोल दिया, इसको 1000 बोल दिया, तो डिस्टेंस हो गया ना 1000। अब बस ये 50 पोल्स कितने कितने इक्वल डिस्टेंस पे रखने हैं तो उसके लिए अरिथमेटिक मीन्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसा तो इतने पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फिर जैसे मान लो कि ये थर्ड अरिथमेटिक मीन मतलब इनका डिस्टेंस पता लग जाएगा ना, इतने डिस्टेंस पे रखना है, तो डी का जो वैल्यू होगा वो ऐसे मिल जाएगा b माइनस या n+1 से। ऐसा डी का वैल्यू यूज़ करके इस तरीके से बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, उसमें काम आता है। ये समझ में आ रहा है? अगर आप सिर्फ एक अरिथमेटिक मीन निकालते तो वो एक ही पोल आता है। ऐसा आपको 50 पोल देते हैं, 100 पोल देते हैं, तो वो इक्वल डिस्टेंस में मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? चल बाकी हम कल पढ़ते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे ना। बाकी कल पढ़ेंगे। और रेड कलर से कुछ लिखना है मुझे। लाइक शेयर सब्सक्राइब। और एक और चीज लिखनी है, पिंक कलर से लिखेंगे इसको। कमेंट इज कंपलसरी, ठीक है? सबको कमेंट करना है, सबको, है ना? कार्तिक कमेंट कर देना। कार्तिक का कमेंट नहीं आ रहा। चलो बाय बाय। यस आप भी कमेंट कर देना। और कमेंट कौन नहीं करता? स्वप्निल का कमेंट नहीं आया? आया है क्या? ये इसने नहीं किया यार, आर्यन ने नहीं किया। आर्यन क्या कर रहे तुम यार? आदर्श नाम है क्या? अच्छा आदर्श कमेंट होना चाहिए आज, है ना? आदर्श कमेंट करेगा। और कौन बचा है अपनी क्लास में? वैभव तो करता है कमेंट। ये स्वरूप ने नहीं किया ना। चलो और बाकी कोमल ने कमेंट नहीं किया। कोमल कमेंट करना आज, है ना? ठीक है चलो। लाइक पता नहीं चलता, कमेंट से पता लगता है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।